हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बात की थी अबाउट कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और उनसे कौन कौन सी ज्योमेट्रीज बनती है। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, हाँ लीनियर। 3 है तो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 है तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। 5 है तो हाँ पेंटा, हाँ टेट्रा सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल और 7 है तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल से हम प्यार से पीबीपी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पीबीपी। चलिए लास्ट क्लास मैंने आपको sp हाइब्रिडेशन सिखाया था, उसके दो एग्जांपल भी दिए थे, एक BeCl2 और दूसरा दिया था CO2, जहां मैंने आपको सिखाया कि कैसे डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास मतलब आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट कोवेलेंसी। मैं कोवेलेंसी की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक्साइटेशन यहीं पे सिखाया है। आपने देखा है कि कैसे ग्राउंड स्टेट से क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होती है। तो अब अगर आपको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट फॉर्म करना आती है तो आप कोवेलेंसी से बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद अ टर्म दैट इज कोवेलेंसी और देखते हैं कि ये कोवेलेंसी टर्म क्या होता है और क्या चीजें हम इससे कैलकुलेट कर पाते हैं। देखिए कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी इज सिंपली डिफाइंड एज the number of unpaired electrons in an atom in its ground state or its excited state। तो किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट या फिर उसके एक्साइटेड स्टेट में उसमें जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट की कोवेलेंसी बोलते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से देखें। जैसे कार्बन, तो मैंने बताया कार्बन की ग्राउंड स्टेट, बताओ कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, 2s2 2p2। तो 1 2 3 4 ग्राउंड स्टेट में अगर आप कोवेलेंसी देखो कार्बन की तो वो कितनी आएगी, 2। लेकिन कार्बन अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है, कैसे, एक्साइटेड स्टेट में जाकर। तो जैसे ही कार्बन आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, देखो 2s1 और 2p3। अब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी, 4। समझ रहे हैं। आगे चलें, बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2s2 और 2p3, यही होता है। तो देखें नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब 2p के आगे तो ऑर्बिटल होता है 3s 3p3d, लेकिन आप तो सेकेंड शेल में हो, तो सेकेंड शेल में तो 2p के बाद कोई और ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो बताओ अब नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं पाएगा, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो चुकी है, फिक्स कितनी होती है, 3। लेकिन हाँ ध्यान दें, नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर को शेयरिंग में डालकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और वो अपनी कोवेलेंसी को मैक्सिमम कितनी पहुंचा सकता है, 4। तो आपने जो कंपाउंड्स देखे हैं लाइक NO3- या आप NO3- का एग्जाम्पल ले लो, चलो ठीक। तो देखो 1 2 3 4, तो जो फोर्थ बॉन्ड होगा वो फिर आपका हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बोलो समझ सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो कितनी है, 3, और एक वो आपके पास क्या फॉर्म कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसके एक्साइटेड स्टेट में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। इस तरह आप बात करो ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन का अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो क्या बन जाएगा, 2s2 2p4 1 2 3 4। अब इसकी कोवेलेंसी भी 2 है, फर्दर एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे अब आ जाओ फ्लोरीन। फ्लोरीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 और 2p5। तो 2p5 है तो 1 2 3 4 5, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 1। तो देखिए ये अभी सभी के सब क्या हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स अपनी कोवेलेंसी को बस यहीं तक बढ़ा सकते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन नहीं बढ़ा सकता, ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकता, फ्लोरीन नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन इन्हीं के करेस्पॉन्डिंग जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं वो तो भाई साहब
अपनी कोवेलेंसी को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं फॉस्फोरस का, आप चाहो तो सिलिकॉन का एग्जांपल भी ले सकते हो। चलो सिलिकॉन लेते हैं। सिलिकॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3s2 3p2 और थर्ड शेल में आ चुके हो, इनके पास क्या पड़ा होगा, 3d ऑर्बिटल इनका खाली पड़ा हुआ होगा। क्या पड़ा हुआ होगा, खाली पड़ा हुआ होगा इनका 3d ऑर्बिटल। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 2 3 4, लेकिन सिलिकॉन फर्दर अपनी कोवेलेंसी को और बढ़ा सकता है। अब ये अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन किसी और से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लेकर फर्दर उनको यहां पर अकोमोडेट कर सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये क्या कर सकता है, अपने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को बढ़ा सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैं SiCl4 बनाता हूं, ठीक है, तो क्लोरीन के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके SiCl4 बना लेगा। अब क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बताओ ये एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। याद आ रही चीज है, हमने लुईस एसिड पढ़ा था। अब 2 Cl- के साथ, तो Cl- यहां काम करेगा लुईस बेस की तरह, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और उन नए इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ये यहां पर अकोमोडेट करके SiCl6 2- फॉर्म कर सकता है। क्या फॉर्म कर सकता है, SiCl6 2- को फॉर्म कर सकता है। समझ रहे हैं, तो जहां जहां वैकेंट ऑर्बिटल्स है ये अपनी कोवेलेंसी को फर्दर इंक्रीज कर सकता है। ऐसे ही फॉस्फोरस भी क्या कर सकता है, अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है। देखो फॉस्फोरस का अगर मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो क्या बनेगा, 3s2 और 3p3 1 2 3। अब आप देखो ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 3। तो देखो इसमें ये बनाता है इसे PCl3, ऐसे ही नाइट्रोजन ही बनाता है NCl3, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब थोड़ा चेंज आएगा, जब इसके एक्साइटेड स्टेट में आओगे तो देखो 3p के बाद 3d खाली पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन 3p से सीधा कहां पहुंच जाएगा, 3d में। और अब इसका एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1 2 3 4, और ये 5 3d में से एक 3d में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, तो ये 3s1, ये 3p3 और ये बन गया 3d1। अब आप देखो इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी अपनी कोवेलेंसी को कितनी बढ़ा सकता है, 5, और उस तरह से ये PCl5 फॉर्म करता है। तो आपको NCERT में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, अब इसका रीजन आपको खुद को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो सिंस नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता, और अगर अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता तो NCl5 फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि फॉस्फोरस अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, PCl5 फॉर्म होता है। एक और टाइप क्वेश्चन मिलता है कार्बन सिलिकॉन पे, बोलता है कि SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि SiCl4 एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 3d वाले, जिनमें ऑक्सीजन के लोन पेयर को ये अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि CCl4 में कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट d ऑर्बिटल्स, सो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन का भी आप ध्यान रखें। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ये एग्जिस्ट करता है वो नहीं करता है, तो हर सेकंड पीरियड के लिए पूछेगा, सेकंड थर्ड पीरियड के लिए। तो सेकंड पीरियड वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसीलिए ना तो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा पाते हैं, ना ही वो नए इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोलिसिस को शो कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की रीजनिंग का आप जरूर ध्यान रखें, ये आपके स्कूल टाइप के एग्जाम्स में भी काम में आते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें पूछ लेगा और आपको 4 ऑप्शन में से एक रीजन ढूंढना होता है, फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आप ध्यान दें सल्फर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सल्फर अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा के बहुत आगे तक पहुंच जाता है। देखो जैसे सल्फर की अगर मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, देखो ग्राउंड स्टेट में सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2 3p4, और 3d इसका कैसा पड़ा होगा, खाली पड़ा होगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर मैं सल्फर की कोवेलेंसी की बात करूं तो आपको मिलेगी 2, और इसका एग्जांपल है H2S फॉर्म होता है।
H2S में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बना लेगा और बाकी इसके पास 2 क्या प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। फिर यहां से मान लो ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके आगे पहुंचे, तो इसको हम बोलते हैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जब सल्फर अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, 3s को तो टच ही नहीं करो, वो तो एज इट इज है। 3p में अब आपके 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है 3d के अंदर, बाकी 3d एज इट इज खाली पड़ा है। अब बताओ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। तो अब इसकी कोवेलेंसी हो चुकी है 4। कंपाउंड का एग्जांपल जैसे SF4, इसमें 4 फ्लोरीन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अभी ये और एक्साइट हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन और आगे पहुंच जाए तो उससे बनेगी सल्फर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और उस केस में 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बताओ टोटल ये कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। यहां इसकी कोवेलेंसी 6 होगी और इस तरह से ये SF6 फॉर्म करेगा, जहां पर ये 6 फ्लोरीन के साथ इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा और इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि मैंने आपको एक्साइटेड स्टेट सिखाया तो मुझे लगा कि मुझे आपको कोवेलेंसी भी यहीं पे सिखा देना चाहिए। तो ये आपका टर्म होता है कोवेलेंसी, और आपको बस इससे डील करना आना चाहिए। कई छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर ये देता है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि एक एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है लेकिन दूसरा अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। चलिए कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन पर, जिसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो बात करते हैं अब sp2 हाइब्रिडेशन की, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें sp2 हाइब्रिडेशन के अंदर सीखनी है उनके बारे में। ठीक, चलिए हेडिंग डालें नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन विच इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें आपको पहला एग्जाम्पल दूं, बोरोन ट्राइक्लोराइड PCl3। ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड में अगर आप देखो तो बोरोन को 3 क्लोरीन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाने हैं, मतलब आपको 3 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 3 ऑर्बिटल हैं, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। बोरोन का आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या बनेगा, 2s2 और 2p1। अभी इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ठीक, तो तीनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होकर ये शो करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आप देखें आपके बोरोन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो कि एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर अरेंज होंगे, 120 डिग्री एंगल पर अरेंज होंगे, और तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब 3 क्लोरीन एटम्स आएंगे, तो मैं क्लोरीन का पूरा ऑर्बिटल नहीं बना के क्लोरीन एटम ही बना रहा हूं। ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, और यहां से आपके पास क्या होगा, BCl3 फॉर्म होगा, जिसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये चारों के चारों एटम एक ही प्लेन में होंगे। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और नाम से ही पता लग रहा है ये एक प्लेनर ज्योमेट्री होगी। कैसे ज्योमेट्री होगी, प्लेनर ज्योमेट्री। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। तो अगर आपके पास sp हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है, तो दोनों ही ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, एक ही प्लेन में लाई करती हैं, और हम इन्हें प्लेनर ज्योमेट्रीज के अंदर काउंट करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, मैं लेके चलता हूं इथीन का, विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर C2H4 भी आप इसे लिख सकते हैं। देखें कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर आपका कार्बन है, कार्बन का मैं डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्स्टेंट लिखूं तो वो क्या बनेगा, 2s2 और 2p2। ठीक, फिर कार्बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंच जाएगा, 2p में। तो 1 2 एंड 3 होगा। फिर से क्या होगा, अब देखो कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और 1 सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा एटलीस्ट।
तो 3 बॉन्ड बनाने हैं तो आपको 3 ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी, यानी फिर से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। तो ध्यान से देखें, मेरे पास 2 कार्बन एटम है, दोनों ही कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे जो कि एक दूसरे से कितने एंगल पर अरेंज्ड होंगे, 120 डिग्री एंगल पर। तो देखिए इस कार्बन का sp2 और इस कार्बन का sp2 आपस में ओवरलैप करेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इन ऑर्बिटल्स के पास जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके एक और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, है ना। इस सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, sp2s। इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। अब आप देखें, अब आपके दोनों कार्बन एटम के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है p ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां से आप देखें ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और साइडवेज ओवरलैपिंग से यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से इथाइलिन की स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, और ये जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। इसी तरह आप चाहें तो इथाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन की, इथाइलिन तो सॉरी यही होता है, एसिटिलीन की भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वहां ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखो मैं आपको उसका भी एग्जांपल दे देता हूं, एसिटिलीन का, विच इज C2H2। C2H2 में कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, मिनिमम एक कार्बन को 2 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे। तो मुझे कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, 2। तो आप देखें मैं एक्साइटेड स्टेट में आता हूं यहीं से डायरेक्ट। अब क्या होगा, कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा। फिर से देखो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने हैं तो 2 ऑर्बिटल काम मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके पास 2 कार्बन एटम हैं जिनके पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इन दोनों कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके C और C के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर ये H के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बन गया। अब आप देखें तो इन दोनों कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। दिखाई दे रहा है आपको, मैं अलग अलग कलर इसीलिए यूज कर रहा हूं। तो देखो ये वाला पर्पल वाला इसके साथ साइडवेज ओवरलैप शो करेगा, एक पाई बॉन्ड, और ये ऑरेंज वाला यहां साइडवेज ओवरलैप करेगा, एक पाई बॉन्ड। तो इस तरह से इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में टोटल 3 बॉन्ड बन रहे हैं। उन 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो है सिग्मा और 2 बॉन्ड कौन से हैं, पाई, इधर H और H, सिग्मा और सिग्मा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप sp2 हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये sp हाइब्रिडेशन का एग्जांपल है क्योंकि यहां पर 2 ही ऑर्बिटल काम में है। तो हमने वहां sp हाइब्रिडेशन में इस एग्जांपल को नहीं लिया था, इसलिए एक साथ ले लिया है। अब आप खुद देख सकते हो कि जब भी आपके पास एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होगा, ध्यान रखना उस मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी सारे बॉन्ड कौन से होंगे, पाई होंगे। ठीक, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप सोच रहे हो कि क्या 4 बॉन्ड भी बनते हैं, हाँ बनते हैं ना। चौथा बॉन्ड जो बनता है वो होता है डेल्टा बॉन्ड, जो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम उसे कवर नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैं आपको उसका आइडिया जरूर दूंगा, है ना। तो हाल फिलहाल आप ध्यान रखें, जब भी एक मल्टीपल बॉन्ड बनेगा एक सिग्मा होगा और बाकी सारे बॉन्ड कौन से होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। थर्ड है आपका sp3 हाइब्रिडेशन। देखो sp3 हाइब्रिडेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मीथेन के केस के अंदर, बट एक बार फिर से बता देता हूं। sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तो मैं कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फिगरेशन बना रहा हूं। अब थोड़ा हम फास्ट मूव कर सकते हैं, 2s1 2p3। अब कार्बन एग्जांपल देखो CH4, तो कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड बनाने तो चारों ऑर्बिटल काम में लेगा और कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेगा, sp3। तो अब आपके कार्बन एटम के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे और हर एक के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इन चारों ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और इस तरह से 4 कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो अगर मैं मीथेन की ज्योमेट्री की बात करूं तो देखिए मीथेन की ज्योमेट्री में 4 CH बॉन्ड बनते हैं क्योंकि चारों सेम टाइप के ऑर्बिटल हैं, चारों बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, सेम,
और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कैसा होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और ये जो ज्योमेट्री होती है दिस इज नॉन प्लेनर। हाँ जी, ज्योमेट्री कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है। ये 3 हाइड्रोजन एटम एक प्लेन में होते हैं, बाकी ये कार्बन और ये हाइड्रोजन दोनों प्लेन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह से आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होती है। ध्यान रखें, चाहे ये एग्जांपल लें, यहां पर ये CH बॉन्ड और ये CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। हाँ, CC बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ CH बॉन्ड से अलग होगी। सेम टाइप के बॉन्ड सेम होंगे, जैसे BCl3 है तो BCl3 में तीनों BCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम। अब अगर एक Cl की जगह एक F आ जाए तो फिर बॉन्ड लेंथ फिर से क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन हाँ, सेम एटम्स हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो ये था आपका sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही है, sp और sp2 की ज्योमेट्री प्लेनर होती है, जबकि sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है। कॉपी करें, फिर मूव करते हैं sp3d पर। वहां आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी जो आपके लगातार काम में आती रहेगी। तो मूव करते हैं अपने अगले हाइब्रिडेशन के ऊपर, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखें, अभी तक हमने 3 हाइब्रिडेशन पढ़े, उनमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं था। जब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो कुछ और चीजों पे भी आपको यहां पर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ध्यान दें sp3 हाइब्रिडेशन पे, विच इज आवर 4th टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखें sp3d हाइब्रिडेशन में क्या होगा, यहां पर से आपको बताया ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, तो यहां पर आपको यह भी देखना होता है कि sp3d में ये जो d ऑर्बिटल काम में आ रहा है, इसके पास 5 ऑप्शन है। dxy हो सकता है, ये dyz हो सकता है, ये dz स्क्वायर हो सकता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये dxz भी हो सकता है। तो इन पांचों में से कौन सा होगा, तो समझने की कोशिश करें। sp3d को हम एक कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं ऑफ sp2 प्लस p प्लस d। ठीक, ये जो sp2 है, इस sp2 में भी एक s, एक px और एक py मान सकते हैं। तो जो आपका ट्राइगोनल प्लेन बनेगा, कुछ इस तरह से, इस ट्राइगोनल प्लेन को आप xy प्लेन के अंदर मान सकते हो। ठीक, और ये जो इसकी 2 बाइपिरामिडल एक्सिस बनेगी, इसको आप z के अलोंग मान सकते हो। तो देखो sp2 से तो आपका ट्राइगोनल प्लेन बन जाएगा जहां पर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स का px और py कंपोनेंट होगा। वहीं पर ये जो 2 बॉन्ड्स आपके पास बनेंगे, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसमें आप pz और dz स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन मानकर चल सकते हो। समझ रहे इस चीज को। तो ये आपका xy प्लेन हो गया, ये z एक्सिस के अलोंग हो गया। तो यहां पर वो ऑर्बिटल आएंगे जिनकी लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग लाई करती है, और ये z के अलोंग वो ऑर्बिटल्स आएंगे जिनकी लोब्स z एक्सिस के अलोंग लाई करती है। तो sp3d के अंदर s, px, py तो क्या बनाएंगे, ट्राइगोनल प्लेन। pz और dz स्क्वायर आपके कहां पर लाई कर रहे होंगे, इस 2 जो पिरामिडल है, ये जो 2 अलग आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान दें, यहां पर ये जो आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, या फिर आप इन्हें एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हो। ठीक, ये जो ट्राइगोनल प्लेन आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इन बॉन्ड्स को जो कि ट्राइगोनल प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, इन्हें हम कौन से बॉन्ड्स बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। कौन से बॉन्ड्स बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। और इन जनरल जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी लेंथ में क्या होते हैं, इक्विटोरियल ऑर्बिटल से लंबे होते हैं। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एक्सियल बॉन्ड की इक्विटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दें। ऑल्दो कुछ केसेस में ये सेम भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या आती है, हमेशा ज्यादा। रीजन अभी आप स्ट्रक्चर में देख लोगे, तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। बेस्ट एग्जांपल इज PCl5। PCl5 में क्या होगा, फास्फोरस के पास एक्साइटेड स्टेट में, अब मैं डायरेक्ट ऐसे स्टेट लिखता हूं इसकी, तो देखिए क्या होगा, 3s2 3p3 होता है और यहां पर 3d खाली होता है। ठीक, एक्साइटेड स्टेट में 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3p में पहुंच जाएगा और इस तरह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये पांचों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा,
sp3d और आपके पास 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो कि 5 Cl के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके इस तरह से PCl5 फॉर्म करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये फॉस्फोरस, ये Cl, इधर Cl और इधर Cl, ये 3 PCl बॉन्ड्स तो बनेंगे इक्विटोरियल प्लेन के अंदर और 2 PCl बॉन्ड बनेंगे ये एक्सियल बॉन्ड्स के अलोंग। अब आप ध्यान दें, यहां पर क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक। इस क्लोरीन के पास भी क्या है, लोन पेयर्स हैं। तो होगा क्या, ये इन क्लोरीन एटम्स के लोन पेयर जो कि इस इक्विटोरियल प्लेन में है, इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन क्लोरीन एटम्स, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन क्लोरीन एटम्स, द एक्सियल बॉन्ड्स will stretch to minimize the repulsion and therefore axial bonds will be longer than, कौन से बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड से लॉन्गर होंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर होंगे। तो ये आप ध्यान रखें, PCl5 के अंदर जो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 219 पिकोमीटर। मैं आपको ऐसे डेटा बता रहा हूं, आपको डेटा याद नहीं रखना है, पर आपको ये याद रखना है कि एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड से क्या होता है, लेंथ में लंबा होता है, जबकि जो आपका इक्विटोरियल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर होती है। तो इन लोन पेयर्स के रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये PCl एटम थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये Cl एटम थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्विटोरियल बॉन्ड से क्या आएगी, ज्यादा। तो ये याद रखने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PCl5 में जो एक्सियल PCl बॉन्ड होता है वो इक्विटोरियल PCl बॉन्ड से लेंथ में क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरी चीज एंगल, तो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको पहले बताए थे, ये 120 डिग्री एंगल है। तो देखो 3 तो है आपके पास 120 डिग्री एंगल, 6 है आपके पास 90 डिग्री एंगल और एक आपके पास कौन सा एंगल है, 180 डिग्री एंगल है, जो कि इस Cl PCl बॉन्ड के बीच में होगा। तो 3 तरह के बॉन्ड एंगल मिलते हैं, 2 तरह के बॉन्ड मिलते हैं और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा। तो ये था आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह हम लोग मूव कर सकते हैं आगे, विच इज कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और चीज मैं आपको बताऊं, इस स्ट्रक्चर में सारी पोजीशन सेम नहीं है, ये 3 इक्विटोरियल पोजीशन सेम होती हैं, लेकिन ये एक्सियल पोजीशंस क्या होती हैं, अलग अलग होती है। अभी आगे चलकर हम बात करेंगे मिनिमम रिपल्शन पोजीशन की, किसकी, मिनिमम रिपल्शन पोजीशन की। अभी ऐसे बता रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में जो इक्विटोरियल पोजीशंस होती हैं उन पे रिपल्शन मिनिमम होता है। क्यों, क्योंकि उनका बॉन्ड एंगल क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर इन 2 क्लोरीन एटम्स को देखूं और इन 2 क्लोरीन को देखूं, तो इन दोनों क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इन दोनों क्लोरीन के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इन दोनों क्लोरीन के बीच में रिपल्शन कम होगा एज कंपेयर टू इन दोनों क्लोरीन के बीच में। तो ये आप ध्यान रखें, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर मिनिमम रिपल्शन पोजीशन कौन सी होती है, इक्विटोरियल पोजीशंस होती है। कौन सी होती है, इक्विटोरियल पोजीशंस होती है। चलिए खैर मूव करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, जिसका नाम है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन अब आपके पास 6 ऑर्बिटल्स हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो ध्यान दें, 4 बॉन्ड बनते हैं यहां इस ऑक्टाहेड्रल प्लेन के अंदर। तो मान लो ये प्लेन आपका XY प्लेन है, तो देखो इस प्लेन में 4 बॉन्ड है, तो इसको बनाने के अंदर 4 ऑर्बिटल काम में आ रहे होंगे। वो ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, S होगा, PX होगा और PY होगा। अब PZ यहां नहीं हो सकता क्योंकि मुझे XY प्लेन चाहिए, तो मैं एक ऐसा ऑर्बिटल चूज करूंगा जिसकी लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग लाई करती हो। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है D में, विच इज x² - y²। dxy मैं यहां यूज नहीं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि उसकी लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई नहीं करेगी, जबकि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कहां पर बन रहे हैं, एक्सिस के अलोंग बन रहे हैं। तो मुझे वो ऑर्बिटल चाहिए जिसकी लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई करती हो, एक्सिस के बीच में लाई नहीं करती हो। बोलो समझ रहे हैं आप इस बात को। तो इस तरह से ये स्क्वायर प्लेन को कौन कौन बनाएगा, s + px + py + dx² - y²। और जो बाकी के 2 बॉन्ड बनेंगे
वो z एक्सिस के अलॉन्ग बनेंगे। तो इनको बनाने के अंदर कौन कौन काम में आएगा, pz² प्लस dz²। तो गिनो sp3d2। तो ये आपको रटना नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई क्या बनाने के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे। तो sp3d2 में एक s, तीनों के तीनों p और 2d काम में आते हैं। जो 2d काम में आते हैं वो आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि बॉन्ड्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहे हैं। तो एक होगा dx² माइनस y² और दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होगा, dz² होगा। सही है, चलिए सही है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है SF6। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3s2 3p4। सल्फर के अगर मैं सेकेंड एक्साइड स्टेट के अंदर जाऊं तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये 6 के 6 आपस में इंटरमिक्स होकर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। 6 फ्लोरीन एटम इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और इस तरह से आपके पास SF6 का एक मॉलिक्यूल बनेगा, जिसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ध्यान दें, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर सारी पोजीशन सेम होती है। क्यों? देखो वहां बॉन्ड एंगल्स अलग अलग थे, 90 डिग्री 120 डिग्री था। यहां पर सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो इस फ्लोरीन का इन चारों फ्लोरीन से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, इन फ्लोरीन का आपस में भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। तो टोटल 12 तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होंगे और एक बॉन्ड एंगल आपका 180 होता है, जो कि एक्सियल SF बॉन्ड के लिए होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो पे ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल में क्या होती हैं, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। एक चीज, स्ट्रक्चर कैसी है, नॉन प्लेनर है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन। तो देखो ये वाला जो प्लेन है, जिसको मैं XY प्लेन बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 एटम्स यहां पर क्या होंगे, इन अ प्लेन होंगे। तो इस तरह के कई टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे इनकी स्ट्रक्चर से पूछ सकता है। अभी तो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखाऊंगा, फिर आप खुद से स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दोगे, है ना। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई देखो ऐसे हाइब्रिडेशन होता है और ऐसे इनकी ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है। बस अब हम मूव करने वाले हैं ट्रिक के ऊपर और एक्चुअल ज्योमेट्रीज बनाने के ऊपर। वहां से आप सीख पाओगे कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्लॉट कर सकते हैं और फिर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि कितने एटम्स एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर होगी या नॉन प्लेनर। तो आपको दिख रहा है ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। यहां देखो, यहां पर भी आपको दिखेगा कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है, आपकी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो अपने 5 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हो चुके हैं, एक लास्ट बचता है विच इज sp3d3 हाइब्रिडेशन। तो आप इसे कॉपी करें, ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज sp3d3 हाइब्रिडेशन। पढ़ा दूं ना? तो देखिए लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन विच इज आर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, स्ट्रक्चर मैं आपको इसकी बता चुका हूं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। तो इस तरह से 5 बॉन्ड बनेंगे जो कि एक ही प्लेन में होंगे। तो इस प्लेन को अगर मैं XY के अंदर मान लूं तो जो 2 बॉन्ड होंगे वो देखो Z एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। तो फिर से आप देखें 3P और 3D, Z एक्सिस के लिए तो कौन कौन काम में आ जाएगा, PZ और DZ²। अब जो आपका XY प्लेन है उसमें कौन कौन काम में आएगा, S काम में आएगा, एक PX काम में आएगा, एक PY काम में आएगा, हाँ वेरी गुड, एक DXY और एक DX² माइनस Y²। सिर्फ वो ऑर्बिटल काम में आएंगे जो XY प्लेन में या फिर XY एक्सिस के अलॉन्ग लाई करते हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप 4 बॉन्ड को मान भी लो, वैसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होगा, तो सारे बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो सकते। पिछले वाले केस में जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा था, 4 बॉन्ड थे और वो एक्सिस के अलॉन्ग थे, हो सकते क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। यहां नहीं हो सकते, मतलब बॉन्ड्स XY प्लेन में होंगे तो XY एक्सिस वाले भी काम में आएंगे और XY प्लेन वाले भी काम में आएंगे। आगे इसका एग्जांपल है आपके पास, आप मॉलिक्यूल ले लो IF7, ठीक है।
तो IF7 में sp3d हाइब्रिडेशन होता है। कैसे होता है अगर आप देखना चाहें तो आयोडीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 5p5 और 5d यहां पर पूरा खाली पड़ा हुआ होता है। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। इस तरह से sp3d3 हाइब्रिडेशन से आपका IF7 मॉलिक्यूल बनेगा, जहां पर आयोडीन, फ्लोरीन, 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 इस तरह से एक पेंटागन बनेगा। एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे होगा। ये बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के होंगे इंटरनल, ये वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला जो एक बॉन्ड एंगल होगा ये आपका 180 डिग्री का होगा। और इस स्ट्रक्चर को हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये थे आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि हाइब्रिडेशन कितने टाइप का होता है और कैसे अलग अलग ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं और उससे मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ज्योमेट्री को एक्वायर करता है। ध्यान दें, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकता है। हाँ, हाइब्रिडेशन जो ज्योमेट्री बताए वो हमेशा आए जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जैसे आपने देखा IF7, जैसे आपने देखा कि PCl5 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी इसकी ज्योमेट्री आनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आती है। लेकिन वही मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, SF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d होता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होती है। ClF3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d होता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का मेन जो रीजन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने सीख लिया है, अब हम चलते हैं उस अगले फैक्टर के ऊपर जो कि एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के काम में आता है। और उसके लिए आपको सीखनी होगी एक और छोटी सी थ्योरी, और इस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जी हां, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे आप लोग प्यार से VSEPRT भी बोलते हैं। अब एक बार आप देखो, हाइब्रिडेशन आपने सीख लिया क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन के VSEPRT में क्लब करके हम किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी देर में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप हाइब्रिडेशन भी निकाल लोगे और ज्योमेट्री भी निकाल लोगे। एक साथ बताऊंगा वरना मुझे 2 बार बतानी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें मेरे साथ। पहले सीखे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है। देखिए ये थ्योरी कहती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका सेंट्रल एटम होता है, जैसे मैं बात करूं PCl3 की, तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 क्लोरीन के साथ इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड बचे हैं। ये 2 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और जो शेयरिंग में चले गए हैं इन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स। तो सेंट्रल एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे हैं उन्हें तो हम बोलते हैं लोन पेयर्स, और जो बॉन्डिंग में काम आ गए, जिनसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो वो मॉलिक्यूल अपनी ज्योमेट्री को ऐसे अलाइन करता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होता जाए, मिनिमम होता जाए। यही कहती है बस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कैसे कहती है वो तो अभी हम सीखते हैं, बट पहले आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखें। लिखे पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
According to this theory, there exists repulsion between the different electron pairs of in valence shell of the central atom and the order of repulsion is, देखो दो तरह के लोन पेयर होते हैं। सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, फिर रिपल्शन आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में। क्यों, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोन पेयर्स क्या होते हैं, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि ज्यादा मोबाइल होता है, जबकि ये क्या है, आपके पास बॉन्डेड पेयर है, दो एटम्स के बीच में बॉन्डेड होता है। तो ऑब्वियसली जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिपल्शन ज्यादा एक्सर्ट करेगा, और जो बॉन्डेड बॉन्ड पेयर्स हैं वो आपके पास रिपल्शन क्या करेंगे, कम एक्सर्ट करेंगे। फिर अगर आपके पास डिफरेंट बॉन्ड पेयर्स हैं, इन डिफरेंट बॉन्ड पेयर्स द रिपल्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जी हाँ, अगर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर में बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होगा, दो ट्रिपल बॉन्ड्स के बीच में, वो दो डबल बॉन्ड के रिपल्शन से ज्यादा होगा, और दो डबल बॉन्ड का रिपल्शन सिंगल बॉन्ड के रिपल्शन से क्या होगा, ज्यादा। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, अलग अलग बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन ऑब्वियसली डबल बॉन्ड से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कम होगी। समझ रहे हैं। तीसरा, एक बार आपने एक मॉलिक्यूल को देखा और उसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। हाँ, अगर मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसकी ज्योमेट्री वही होगी जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट की गई है। यही सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के दो पॉइंट है। ध्यान दें कि इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स bond pairs only, BPs मतलब bond pairs, then it will have the same geometry as predicted by hybridization। तो अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, जो मैंने sp, sp2, sp3, वो सारे इसी कैटेगरी के एग्जाम्पल लिए हैं। हमने जो एग्जाम्पल्स लिए उनमें देखो सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं था, तो इसकी ज्योमेट्री वही थी जो हाइब्रिडेशन से प्रेडिक्ट करने पर आ रही थी। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास है ना हाइब्रिडेशन, एंड इज कॉल्ड अ रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है उसे हम एक रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं, और ये ज्योमेट्री एग्जैक्टली वही होगी जो हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करता है। अभी इनके एग्जांपल्स आप देख लोगे जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सब याद नहीं रखने आपको, देखते जाएं, जाने दें, थ्योरी में यूज करेंगे, अपने आप आपको याद होंगे, जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स याद हुए हैं। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, अगला इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स, या सेंट्रल टर्म बोल सकते हो आप, लोन पेयर्स along with bond pairs, then its geometry and bond angles may be different। ज्योमेट्री तो हमेशा डिफरेंट होगी, बॉन्ड एंगल कभी कभी डिफरेंट हो सकता है, कभी कभी सेम भी आ सकता है, फ्रॉम what predicted by hybridization, and this geometry is called
एन इर्रेगुलर ज्योमेट्री। तो जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो सिर्फ तब मिलेगी जब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। अगर मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी हुए तो फिर उसकी ज्योमेट्री अलग आएगी, जो हाइब्रिडेशन से प्रेडिक्ट करने पर आती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप देखो CH4, NH3 और H2O। अबे आप खुद ही निकाल लोगे, तीनों में ही सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके अंदर कार्बन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन। तो अगर हम सिर्फ हाइब्रिडेशन से बात करें तो तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आनी चाहिए। तो देखें CH4 की ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल आती है। क्यों आती है? क्योंकि CH4 में कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहां नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं आती, हाँ इसकी ज्योमेट्री आती है पिरामिडल। अब वो कैसे आती है वो तो मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। और इसी तरह वाटर की ज्योमेट्री आती है बेंट, या फिर आप इसे एंगुलर भी बोलते हो, क्योंकि हाइब्रिडेशन तो sp3 है लेकिन सेंट्रल एटम के पास क्या है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ दो लोन पेयर्स भी। तो ये दो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसकी ज्योमेट्री वही होगी जो हाइब्रिडाइजेशन से आती है। अगर उसके पास बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर्स भी हैं तो उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है और उसके बॉन्ड एंगल्स भी चेंज हो सकते हैं। तो ये सब हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, वही हमारा अगला स्टेप है। एक बार आप ये सारे पॉइंट्स कॉपी करें। ये ज्योमेट्रीज बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा, चुटकी बजाने सा खेल हो जाएगा आपके लिए। मेरी ट्रिक से आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को आसानी से प्लॉट कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक सीखनी होगी। तो आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको सिखाता हूँ हाइब्रिडेशन निकालने की बहुत ही काम की ट्रिक, जो आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है। तो देखो, बहुत ही आसान सी और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो हेडिंग भी आपको ये डालनी है, ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। अब यहां पर हम हाइब्रिडेशन और VACPRT दोनों को एक साथ यूज करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहली चीज, आपकी जो ट्रिक है इट इज वैलिड। ठीक से लिख लें आप, हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक, ये वैलिड है फॉर सिंगल सेंट्रल एटम। ठीक, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ एक सेंट्रल एटम होता है उनके ऊपर ये ट्रिक वैलिड है। ट्रिक बहुत ही आसान है। आपको क्या करने हैं, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। बस एक चीज का आप ध्यान रखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते टाइम आपको हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं वो 1 की जगह 7 काउंट करने हैं। हाँ जी, इतना सा काम आपको करना होगा। 1 की जगह कितना काउंट करोगे, 7। अब आप क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 8 करोगे। जैसे डिवाइड बाय 8 करोगे आपको एक तो मिलेगा क्वेश्चंट, ठीक, और साथ में मिलेगा रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर को आप डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चंट मिलेगा वो तो आपको देगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। क्या देगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। और रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो इस तरह से आपको टोटल बॉन्ड पेयर्स मिल जाएंगे, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स भी मिल जाएंगे और नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, लोन पेयर्स भी मिल जाएंगे। इन दोनों को ऐड करके आपको मिल जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या मिल जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आप ध्यान दें, अगर आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 है तो क्या होगा sp2, 4 है तो क्या होगा sp3, 5 है तो क्या होगा sp3d,
6 है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, और 7 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d3। तो इस तरह से इस ट्रिक को यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का जिसमें एक सिंगल सेंट्रल एटम है, आप उसका यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना सिखाता हूं, फिर उसके बाद उसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करना सिखाऊंगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स, मैं सिंपल से एग्जांपल लेकर चलता हूं। पहले CH4, दूसरा H2O, तीसरा NH3 जो भी मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा मान लो मैंने ले लिया SF4, मैंने ले लिया ClF3, मान लो मैंने ले लिया XeF4, मैंने ले लिया SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, लेट्स से XeF5 प्लस। ठीक है, और एग्जांपल देखो, मान लो मैं ले लेता हूं कुछ, लेट्स से ClO4 माइनस। ऐसे ही रैंडमली मैंने आपके सामने कुछ भी लिख दिया है और मुझे इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। देखिए अपनी ट्रिक कैसे काम करेगी, बताओ। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। हाइड्रोजन 1 नहीं 7। तो देखो 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 0 लोन पेयर होगा, क्योंकि रिमाइंडर बचा ही नहीं है। तो सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर हैं। बताओ 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? sp3। इसी तरह आप देखो H2O में काउंट करो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ वेरी गुड, 6। तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 कितना हो गया? 20। तो बताओ 20 डिवाइडेड बाय 8 करो, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। तो 4 बाय 2 करोगे तो 2। तो देखो H2O के अंदर आपको क्या मिलेगा? 2 तो मिलेंगे बॉन्ड पेयर और साथ ही में 2 क्या मिलेंगे? लोन पेयर। बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4। इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा? sp3। अभी मैं आपको सिर्फ हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहा हूं, ज्योमेट्री निकालना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, है ना। तो अभी सारे एग्जांपल्स में पहले हाइब्रिडेशन निकालना सीखते हैं, उसमें आपको परफेक्ट होना होगा। NH3 में काउंट करो तो देखो 7 3 जा 21, 21 प्लस नाइट्रोजन के में कितने होते हैं? 5, 26। 26 डिवाइडेड बाय आप कितना करो? 8 करो। तो 8 3 जा 24, बचा 2। तो देखो यहाँ क्या हो गए? 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2, एक क्या बन गया? लोन पेयर। बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 4। मतलब यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। इस तरह चले आगे SF4। तो अगर मैं SF4 में देखूं तो देखो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34, 34 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 2। तो देखो 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, एक हो गया लोन पेयर। 4 प्लस 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d। मैं आपसे बोलूं ClF3 काउंट करो, हेलोजन ही दोनों। तो 7 4 जा 28, 28 डिवाइडेड बाय 8, हम बात कर रहे हैं ClF3 की। तो 8 3 जा 24, बचा 4। तो देखो 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर, रिमाइंडर बाय 2, 2 क्या हो गए? लोन पेयर। 3 प्लस 2 5, फिर से हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। इसी तरह आप चले आगे XeF4 में काउंट करो तो 7 4 जा 28 हेलोजन प्लस 8, 36, 36 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 जा 32, कितना बचा? 4। तो देखो 4 हो गए बॉन्ड पेयर प्लस 4 बाई 2 इज 2, 2 हो गए लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। बताओ हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3d2 आ जाएगा। इस तरह आप चले आगे SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस में स्पेशल क्या है? 2 माइनस की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तो काउंट करें, सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में भी 6, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 इज 32। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 4, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर आएंगे, एक भी लोन पेयर नहीं होगा, मतलब हाइब्रिडेशन, हाँ वेरी गुड, sp3 कर सकते हैं। ऐसे ही देखें आप CO3 2 माइनस में काउंट करो तो
तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 18 प्लस 2 20 और कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 24 24 डिवाइडेड बाय 8 इज 3, यानी ये बन गया 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2 XeF5 प्लस XeF5 प्लस, काउंट करें 8 7 5 35 35 में से एक गया प्लस 1 की वजह से 34 34 प्लस 8 इज 42 42 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 5 जा 40 बचा 2, तो देखो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d2। इस तरह लास्ट आपका ClO4 माइनस, ध्यान दे हेलोजन 7 प्लस 1 8 4 8 जा 4 7 जा 28, नहीं ऑक्सीजन है ना 6 4 जा 24 24 प्लस 8 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया 4, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 0 हो गया लोन पेयर। बताओ हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा। तो इस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी सिंगल सेंट्रल एटम वाली स्पीसी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ज्योमेट्री अब हम आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे लोन पेयर्स के साथ, लेकिन पहला पार्ट था हमें अच्छे से यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। हाँ मुझे पता है आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होंगे तब, वो भी सीखेंगे, चिंता मत करो, पहले सिंगल वालों को तो कवर कर ले। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो, रैंडमली इस तरह के मॉलिक्यूल्स लिखें, उनमें हाइब्रिडेशन निकालना सीखें, अलग अलग बुक्स में से ये आपको जो डीपीपीज मैंने दिए उनमें से आप क्या करें हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना सबसे पहले सीखें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, जहां पर मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में इसी ट्रिक के बेसिस पर आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल ज्योमेट्री लिखना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।